गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और पिछले वीडियो में नील बोर के हिसाब से रेडियस निकाला, वेलोसिटी निकाली और टोटल एनर्जी ऑफ अ शेल निकाला। यहाँ पर बोर्ड पर आपके सामने सिर्फ एक स्टेटमेंट अभी लिखा हुआ है, दैट इज एनर्जी ऑफ अ शेल। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक बात समझो, नील बोर ने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से जंप करके दूसरे शेल में जा सकता है। तो लेट्स से कि अपने पास में एक इलेक्ट्रॉन है जो अभी N1 शेल में है, इसने एनर्जी अब्जॉर्ब करी और एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद ये N2 शेल में चला गया। क्या बात समझ में आ रही है? और एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद ये N2 पे गया, तो जब ये N1 में होगा तो इसकी एनर्जी E1 होगी, लेकिन जब ये N2 में चला गया तो इसकी एनर्जी E2 हो जाएगी। तो अब हमें यहां पर यह पता लगाना है कि ऐसा करने पर ये कितनी वेव्स रिलीज करेगा, नंबर ऑफ वेव रिलीज। एंड आप नंबर ऑफ वेव रिलीज कैसे पता लगा सकते हैं? बाय द कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर। तो वी ऑल नो दैट वेव नंबर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा wavelength, number of wave. What is wavelength? It is the number of waves emitted. It is the number of waves emitted. तो एक इलेक्ट्रॉन कितनी वेव्स एमिट कर रहा है जब वो एक शेल से यानी अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में जाता है। आज हम लोग इस कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे। क्या ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर टू यू? वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। हम लोग सब एक बात जानते हैं कि यहां पर इसकी एनर्जी E1 होगी और इसकी एनर्जी E2 होगी। अभी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ के आए कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं एनर्जी भी बढ़ती जाती है। ये माइनस होने की वजह से हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे एनर्जी बढ़ेगी। मतलब E2 जो होगी वो डेफिनेटली E1 से ज्यादा बड़ी होगी। तो वी ऑल कैन से दैट चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? कोई दिक्कत बेटा इसके अंदर? अब एक बात आप लोग सब जानते हो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। वी ऑल नो दैट E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो डेल्टा E कैन बी रिटर्न एज hc बाय लैम्डा। तो यहां पर मैं डायरेक्टली बोलूंगा E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। इस बात को थोड़ा सा आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। डेल्टा E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, यानी एनर्जी जो भी होगी और एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होगा वो hc बाय लैम्डा ही होगा। क्लियर? कोई परेशानी किसी भी तरीके की? आई रिपीट, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम? चलो तो अब क्या करते हैं, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 5 पिछले वीडियो में, ये होगा इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 5 को इस इक्वेशन के अंदर रखो। चलो इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 7 बोल दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन नंबर 6 एंड पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 7 इन इक्वेशन नंबर 6। तो डेल्टा E कैसा दिखने लगेगा? hc बाय लैम्डा के जैसा। इज इक्वल टू व्हाट इज E2? ये वैल्यू रखते हैं, दैट इज 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n2 स्क्वायर h स्क्वायर। n2 क्यों लिखा? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी नंबर 2 जो कि शेल नंबर 2 की है, माइनस E1 is again 2 pi square mz square e to the power 4 divided by 4 pi epsilon naught square n1 square h square। यहां पर बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, सेम है इन दोनों लोगों को छोड़ के। तो सबको कॉमन कर लेते हैं। hc अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर।
और यहां पर क्या हो जाएगा 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा हम लोगों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? एक बार यहां पर ध्यान रखो, z की वैल्यू अपने को पता नहीं होती है, कौन से एटम की बात कर रहे हैं वी डोंट नो, तो z स्क्वायर को यहां से हटा लो और यहां लिख दो। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है वेवलेंथ, सॉरी वेव नंबर, एंड वेव नंबर इज 1/λ। तो अगर मैं hc को नीचे ले आऊं तो यहां सिर्फ 1/λ बचेगा, तो रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, यहां पर सिर्फ बचेगा 1/λ इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर। अच्छा, h स्क्वायर की जगह भी h क्यूब हो जाएगा, c 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर z स्क्वायर। 1/λ को मैं डायरेक्ट वेव नंबर से डिनोट कर रहा हूं, पाई की वैल्यू रखो, m की वैल्यू रखो, e की वैल्यू रखो, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू रखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, h की वैल्यू रखो, एप्सिलॉन नॉट पाई 4 पाई की वैल्यू रखो। जब आप सब वैल्यूज रख देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.09 इंटू 10⁷। क्या मिलेगी? 1.09 इंटू 10⁷, 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, वेव नंबर है यहां पे। तो यहां पर मीटर आपको वैल्यू दिखाई देगी। तो बच्चों ये जो वैल्यू निकली, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वेव नंबर। यहां पर आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? वेव नंबर की। अच्छा, इस बात को ध्यान रखना, ये जो वैल्यू है इसे रिडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो कभी कभी आप लोगों को ये ऐसा भी दिखेगा, वेव नंबर इज इक्वल टू RH, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू? तो बच्चों ये हो गई आपकी वैल्यू वेव नंबर की। जरा फटाफट से इसको नोट करेंगे, दिस इज वेव नंबर, नोट करें। अच्छा बच्चों, ठीक है, समझ में आई बात हम लोगों को? चलो, तो इतना रब करके हम लोग न्यू बार की वैल्यू, यानी कि हमारे वेव नंबर की वैल्यू यहां पर लिख लेते हैं। मतलब अब आप लोग यहां पर बड़े आराम से वेव नंबर बिना किसी परेशानी के पता लगा सकते हो कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स एमिट होती है जब एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाता है, बाय द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। तो क्या कोई परेशानी? रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 1.09 इंटू 10⁷। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक बात समझना, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपसे कहा था डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल में जाता है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर, तो उसकी एनर्जी में भी चेंज आ जाता है, उसकी एनर्जी भी E1 से E2 हो जाती है। वी ऑल नो दिस। और हम लोग सब जानते हैं कि एनर्जी की वैल्यू इतनी होती है। तो अगर मान लीजिए आपको डेल्टा E निकालना हो, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर में है, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस, तो इट विल बी रिटन एज -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर प्लस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। समझ में आ रही बात आप लोगों को? ये पूरी वैल्यूज कॉमन लेने के बाद अपन इसको 13.6 Z स्क्वायर करके 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर कर देते हैं। अब अगर मान लो आपके डेल्टा E की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने के बाद अगर आपको पॉजिटिव मिलती है, तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखना कि आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब किया है, यानी हियर यू विल ऑब्जर्व
एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या किया गया है, एब्जॉर्ब किया गया है। और अगर आप लोगों को यहां पर डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव मिलती है, दैट मीन्स रिलीज ऑफ एनर्जी। देखो सीधा सा कंसेप्ट में आपको बताता हूं कि डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। मेरी बात सुनो, आपके पास में 10 रुपए थे, आपने आपके दोस्त को 5 रुपए दे दिए, तो अब आपके पास में कितने रुपए बचे? आप बोलोगे सर मेरे पास 5 रुपए बचे। मैं बोलूंगा कैसे? सर 10 में से 5 गए तो माइनस का साइन लगाया। तो माइनस का साइन क्यों लगाया? बिकॉज यू गिव 5 रुपीज टू योर फ्रेंड। आपने आपके दोस्त को 5 रुपए दिए, रिलीज करे, तो जब एनर्जी रिलीज होगी तब भी तो नेगेटिव साइन आएगा। आपने आपके दोस्त से 5 रुपए लिए, आपने एक्सेप्ट करे, कितने रुपए? 5 रुपए। आपके पास कितने रुपए हो गए? 15। प्लस साइन लगाया, क्यों? क्योंकि आपने एक्सेप्ट करे, मतलब एनर्जी अगर अब्सॉर्ब होगी तो आपको हमेशा कैसा साइन मिलेगा? पॉजिटिव साइन मिलेगा। ठीक है, क्या यहां पर कोई प्रॉब्लम बेटा इसके अंदर? ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करा, इनफैक्ट 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करे, एक डेल्टा ई का कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला और एक वेव नंबर के कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला। तो ये अगर इक्वेशन नंबर 5 है तो बच्चों ये इक्वेशन नंबर 6 है, दिस इज योर 6th फॉर्मूला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 7 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब बच्चों पिछले 2 वीडियो कंपाइल करेंगे और अच्छे तरीके से इनको पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या सारे फॉर्मूलाज क्लियर हैं, किसी भी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं है। दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट। अब अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग पढ़ना लाइन स्पेक्ट्रम। ध्यान से अच्छे तरीके से पिछले 2 वीडियोस देख लो। अगर जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इससे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे, आई रिपीट बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, इतना देखेंगे, बाकी की बात अगली क्लास में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।